Assalamualaikum. In the last lecture we discussed about the buffering systems in our body, जिसमें हमने डिस्कस किए थे इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बफर्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर जो था लेक्चर 2, उसमें हमने ऑक्सीजन बफरिंग सिस्टम डिस्कस किया था और कुछ MCQs थे वो हमने सॉर्ट आउट किए थे उससे रिलेटेड. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक, डैट इज़ ABG पैरामीटर्स. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं और ये बहुत ही थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, लेकिन हम इसको बड़े अच्छे से करेंगे कि हमें कोई मसला ना हो. ठीक है. सो ABG पैरामीटर्स जो हैं उनमें 3 चीज़ें हैं. जब भी आप किसी की ABGs लेते हैं हॉस्पिटल में भी आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेशेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन में पड़ा हुआ है ICU में, तो आपको बहुत ज़्यादा जो सीनियर्स होते हैं वो फॉलो अप में लिख कर चले जाते हैं ऑर्डर्स में कि जी इसके ABGs करने हैं. सो ABGs करने हैं तो आप ABGs करते हैं उसकी रेडियल आर्टरी से मोस्टली या ब्रेकियल आर्टरी से उसका सैंपल लेते हैं, फिर भिजवाते हैं लैब्स में. तो लैब्स में जैसे जब ABGs बन के आपके पास रिपोर्ट आती है तो उसमें जो 3 चीज़ें आपने देखनी होती हैं और जो ऊपर लिखी होती हैं वो हैं pH. ओके, pH होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है और बाइकार्बोनेट होता है. तो ये 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं. अब नॉर्मल pH आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पता होना चाहिए और नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल पता होना चाहिए कि अगर वो ऊपर नीचे है तो आपको पता चल जाए कि ये क्या मसला है. ठीक है. तो नॉर्मल जो pH है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि बॉडी की नॉर्मल pH होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है. अगर pH जो है वो 7.35 से कम होगी तो इसका मतलब एसिडोसिस है, और अगर pH 7.45 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये एल्कलोसिस है. सो pH टेल्स यू व्हाट द ब्लड इज़, कि ब्लड क्या है, एसिडोसिस में है या एल्कलोसिस में है. लेकिन ये नहीं बताती कि एसिडोसिस क्यों हुआ है या एल्कलोसिस क्यों हुआ है. तो फिर हमें पता चलता है वो बाकी चीज़ों से, जिसमें फ़र्स्ट इज़ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट. ओके, नॉर्मल इसका जो अमाउंट होती है वो होती है 35 to 45 मिलीमीटर मर्करी. ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 से ज़्यादा होगा इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्चुअली एसिड. ओके, तो ये ज़्यादा होगा मतलब इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. और अगर ये 35 से कम है तो इसका मतलब इट इज़ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. सो कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव्स लाइक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो pH कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम तो pH ज़्यादा. सो ये मेन चीज़ें आ गई. अब हम बात करते हैं कंपनसेशन की. ओके, कि देखें रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट ज़्यादा कम हो रहा है जिसकी वजह से एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो रही है तो उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, मेटाबॉलिक कंपोनेंट. और मेटाबॉलिक कंपोनेंट कौन सा है, किडनीज़ का. तो किडनी उसको कॉम्पनसेट करने शुरू होगी कि अगर बॉडी में जो है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट ज़्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, तो किडनीज़ क्या करेंगी, कोशिश करेंगी कि किसी तरह बॉडी में एल्कलोसिस जो है वो हो जाए. ठीक है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स ने एल्कलोसिस किया हुआ है तो किडनीज़ कहेंगी चलो मैं एसिडोसिस करवाती हूँ. सो सिंस अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स ने क्या किया हुआ है, एल्कलोसिस मतलब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया हुआ है हाइपर वेंटिलेट करके या किसी भी तरह, तो किडनीज़ क्या कोशिश करेंगी कि एल्कलोसिस को ख़त्म करें. वो क्या करेंगी फिर कि बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करवाना शुरू कर देंगी. ठीक है. तो अब किडनीज़ जो कॉम्पनसेट करती हैं वो स्लो करती हैं. ठीक है. तो अगर किडनीज़ ने कॉम्पनसेशन करनी शुरू करनी है ना तो वो उसको घंटे से दिन लग सकते हैं. ठीक है. तो ये जो है ना हमारा हो गया. अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एंजाइटी है या हाई अल्टीट्यूड पे कोई चला गया है या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या अर्ली पल्मोनरी निमोनिया है,
तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन सब चीज़ों में हाइपर वेंटिलेशन हुई होती है, और जब भी हाइपर वेंटिलेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स ने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका होता है। सो इस वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होती है इसमें। ओके, तो ये हम देखें एंजाइटी के पैनिक पेशेंट है तो वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो हाई एल्टीट्यूड में कम होती है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है कि हाइपर वेंटिलेट करती है कि किसी तरह ऑक्सीजन अंदर आ जाए। तो उस रिज़ल्ट में ऑक्सीजन तो अंदर आ जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। और फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है। ओके, सो प्रेगनेंसी में अगर आपको ABGs में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस मिल रही है तो आपने कभी भी परेशान नहीं होना, इट इज़ नॉर्मल। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या निमोनिया में क्या होता है, क्योंकि हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो क्या होता है कि वो हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू के ऑक्सीजन को अंदर लाने की सूरत में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म या निमोनिया, तो लेटर स्टेजेस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाता है, क्योंकि पेशेंट फटीग्ड हो जाता है, फिर वो इतने थक जाते हैं लंग्स के, अब वो काम करना ही छोड़ देते हैं। तो शुरू में इन पेशेंट्स के अंदर आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस मिल सकती है, लेकिन बाद में जब हाइपरवेंटिलेशन कर करके लंग्स थक जाते हैं तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जमा होने लग जाती है। ठीक है, तो लेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एस्थमा में अर्ली में हाइपरवेंटिलेशन की वजह से अल्कोलोसिस होता है, लेकिन उसी तरह लेट सीवियर एस्थमा में क्या होता है कि जब फटीग हो जाती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन शुरू हो जाती है और एसिडोसिस हो जाती है। तो ये सारी इनकी डिटेल्स है कि क्यों हमें ये सब कुछ मिलता है। सो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या होता है कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, तो लंग्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकाल देते हैं तो ब्लड अल्कलाइन हो जाता है। सो ABG पैटर्न आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का कैसा मिलेगा कि pH आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आपको कम मिलेगा, क्योंकि हाइपरवेंटिलेशन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकली हुई है, और फिर किडनी उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि बॉडी में अल्कोलोसिस हुई है तो बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल रही होगी। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले चेंज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह वर्क करती है, और जब हाइपरवेंटिलेशन होगी तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, मतलब वो ब्लड जो है वो क्लाइन हो जाएगा। तो फास्ट ब्रीदिंग रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस।